हेलो फ्रेंड्स, ये एक मैराथन वीडियो है जिसमें हमने संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस किया है और समझा है एक एक बिंदु को लेकर के, जिनसे 100% प्रश्न परीक्षा में आने वाला है। हमने यहाँ पर दावा नहीं किया है कि आप 70% बना लेंगे या 80% बना लेंगे। हमने सिर्फ उन चुनिंदा टॉपिक्स के ऊपर बात किया है इस वीडियो में। पेपर को क्लियर करने के लिए कुछ जरूरी जो टॉपिक जिनसे 100% पेपर में परीक्षा में प्रश्न आता है, तो उनको लेकर के हमने इस वीडियो में अलग अलग टॉपिक्स को समझने की कोशिश करी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। पहला प्रश्न देखिए, निम्नांकित वाक्य नाम हिंदी अनुवाद करो। तो एक प्रश्न आएगा आपके 6 नंबर का हिंदी अनुवाद करने का, और एक प्रश्न आएगा 6 नंबर का संस्कृत अनुवाद करने का। तो 12 नंबर का मटेरियल पक्का करने के लिए आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि हिंदी अनुवाद करने को लेकर के बात कर रहा है। तो इसमें देखिए, पहला है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान सभी जगह पर पूजे जाते हैं, इस तरह से आ गया। दूसरा क्या है, धनात् धर्मम प्राज्यते। धन से ज्यादा धर्म प्रबल है। उद्याने वृक्षा लता च सन्ति। उद्यान में वृक्ष हैं और लता है। उद्यान में बगीचे में वृक्ष और लताएं हैं। इस तरह से अनुवाद करने की कोशिश करनी है। शब्दों को समझते हुए चलना है कि कौन से शब्द का कौन सा संस्कृत अनुवाद कुछ का सेम टू सेम हो रहा है। वृक्ष वृक्ष इस तरह से आ रहा है, सिर्फ डॉट डॉट का फर्क आ रहा है। और कुछ देखिए लता लता सेम आ रहा है। कुछ का क्या हो रहा है कि उद्यान हो रहा है, यहाँ पर हिंदी में बगीचा लिखा हुआ आ रहा है। तो उस तरह से आपको देखना है कि कहाँ पर क्या बदलाव हो रहे हैं, उनको समझते हुए चलना है, ताकि आपका देखिए सेम टू सेम आना पॉसिबल नहीं है। अगर सेम टू सेम आ जाता है तब तो बहुत बढ़िया बात है। अगर इनके अलावा आपके पास आते हैं और आप उनको नहीं कर पाते तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आपको सभी वर्ड को देखते हुए चलना है, कौन से वर्ड का परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, ताकि जो भी प्रश्न आपके इस टाइप का पूछा जाए तो उसको आप आसानी से उसका आंसर दे पाएँ, आसानी से उसको सोल्व कर पाएँ। यहाँ पर दोस्तों चौथा बिंदु देखिए, गज सूंढया जलम पीबती। गज जो है हाथी सूंड से जल पीता है। पीबती का क्या होगा, पीता है। और जल का जलम होगा। सूंढया सूंड होगा। और हाथी को क्या कहेंगे, गज कहेंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है संस्कृत अनुवाद करने को लेकर के। पहला इसमें देखिए बिंदु, आशा सत्य बोलती है। आशा सत्यम वदती। बोलने का क्या होगा, वदती। और सत्य का सत्यम। सत्य सत्यम सिर्फ बिंदु का फर्क आ रहा है, और आशा का नाम रहेगा सीधा। और दूसरा बिंदु देखिए, वे सब बोलती हैं। वे सब बोलती है। ता बदंती। ता बदंती। अब देखिए, ता वे सब का क्या हो गया, ता बोलती है का क्या हो गया, बदंती। ध्यान रखना है आपको। तीसरा प्रश्न, विद्या के बिना पशु हैं। विद्या के बिना पशु हैं, तो विद्या बिना पशु। विद्या बिना पशु, इस तरह से आपको लिखना है। और अगला चौथा प्रश्न क्या है, बीता समय लौट करके नहीं आता। व्यतीत समय पुनः न आगच्छति। लौट करके नहीं आना, आगच्छति आने को। और पुनः न आगच्छति, तो इस तरह से पुनः दोबारा को लेकर के। और व्यतीत समय का समय रहेगा, इस तरह से ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न क्या है, राजस्थान राज्य का क्षेत्र विस्तृत है। तो राजस्थान का राजस्थान रहेगा। और राज्य का राज्यस्य। राज्य का राज्यस्य। क्षेत्र का क्षेत्रम। और विस्तृतम अस्ति, विस्तृत है, बड़ा सारा है, तो वो विस्तृत यहाँ का आएगा, विस्तृतम अस्ति। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत अनुवाद करने को लेकर के हम बात करते हैं। तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों पढ़ते हो का संस्कृत क्या होगा, युवाम पठत। तुम दोनों का युवाम, और पढ़ते हो का पठता है। पठता है, आपको ध्यान रखना है। और दूसरा प्रश्न क्या है यहाँ पर, मछली जल में तैरती है। मछली जल में तैरती है। मछली का क्या होगा, मीन है। मीन हो गया। और जल में तैरना क्या होगा, जले तैरंती। जले तैरंती, जल में तैरती है, जले तैरंती। इस तरह से ध्यान रखना है। और इसके बाद में अगला बिंदु क्या आता है यहाँ पर, तीसरा देखिए, गोविंद पैर से लंगड़ा है। गोविंद पैर से लंगड़ा है। गोविंद का हो गया गोविंद है। पेड़ पैर का क्या होगा, पादेन खंज है। खंज जो लंगड़ा है यानी कि उसका खंडित हो रखा है, तो खंज यहाँ पर आएगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में चौथा है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्षात पत्रम। पत्ते का क्या होगा, पत्रम। गिरने का क्या होगा, पतति। पतति होगा, गिरने को लेकर के वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्षात पत्रम पतति, इस तरह से ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न क्या है यहाँ पर, गांव के चारों ओर जल है। ग्राम, गांव का क्या होगा, ग्राम। चारों ओर का क्या होगा, परितः है। और जल का जलम हो गया, और है का अस्थि हो गया यहाँ पर। ग्राम परितः जलम अस्थि, इस तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद में छठा प्रश्न क्या है, पिता पुत्र के साथ में आता है। पिता पुत्रेण सह आगच्छति। पिता पुत्रेण, पिता पुत्र के साथ में, सह साथ में, और आगच्छति आता है, तो उस तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद में अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बालिका पाठ पढ़ती। बालिका पाठ पढ़ती, इसका क्या होगा हिंदी अनुवाद, बालिका पाठ पढ़ती है। दूसरा क्या है, त्वम सत्यम वद। त्वम सत्यम वद, तो तुम सत्य बोलो, इतना ध्यान रखना है। और
तीसरा क्या है, मानव प्रतिदिनम ईश्वरम स्मरेत, मानव प्रतिदिन ईश्वर को याद करता है, मानव प्रतिदिन ईश्वर को याद करे, इस तरह से ध्यान रखना है। और चौथा प्रश्न क्या है यहाँ पर, सुरेश है सायकाल गृह कार्य करिष्यति, सुरेश सायकाल को गृह कार्य करेगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, अत्र तंत्र सर्वत्र वृक्षेषु पुष्पाणि विकसन्ति, यहाँ वहीं सब जगह वृक्षों पर पुष्प खिलते हैं, पुष्प खिले रहते हैं, इस तरह से ध्यान रखना है। और अगला है यहाँ पर, रवे प्रकाशे कमलानि विकसन्ति, सूर्य के प्रकाश में कमल खिलते हैं। रवे यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, सूर्य के बारे में बात करी गई है, और प्रकाश का यहाँ पर उजाला हो गया प्रकाश, और कमलानी मतलब कमल के बारे में बात कर रही है, और विकसन्ति मतलब खिलते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में कमल खिलते हैं, इस तरह से इसका हिंदी अनुवाद होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, तुम घर जाओ, तुम घर जाओ का क्या होगा, त्वम गृहम गच्छ, त्वम गृहम गच्छ। और इसके बाद में दूसरा क्या है, गांव से बाहर कुआं है, ग्रामात बही, बाहर का क्या होगा, बही, ग्रामात बही कूपम अस्ति, कूप है अस्ति, कूपम नहीं है, सिर्फ डॉट डॉट लग रखा है, दो विसर्ग, तो कूप है अस्ति। गुरु, उस गुरु को नमस्कार, तीसरा प्रश्न है उस गुरु को नमस्कार, तो तस्मै गुरुवे नमः, इस तरह से ध्यान रखना है, तस्मै गुरुवे नमः। चौथा प्रश्न क्या है, राम घर की ओर गया, राम गृहम प्रति अगच्छत, इस तरह से ध्यान रखना है। और पांचवा है, रमा लता के साथ में जाएगी, तो रमा लतया सह गमिष्यति, इस तरह से ध्यान रखना है। ये कुछ बिंदु यहाँ पर हो गए। इसके बाद में अगला प्रश्न और डिस्कस करते हैं। देखिए, दुर्जन को धिक्कार है, इस तरह का भी आ सकता है, तो दिक दुर्जनम, दुर्जन को धिक्कार है तो दिक दुर्जनम। दूसरा है, मोहन कलम से पत्र लिखता है, इसमें देखिए, मोहन कलमेन पत्रम लिखती, मोहन कलमेन पत्र लिखती, इस तरह से ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न क्या है, इसमें थोड़ा सा नंबर काउंटिंग में गड़बड़ हुई है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नंबर्स को आप भूल जाइए। इसमें आप बिंदु देखिए, मधुसूद कष्टों का हरता है, मधुसूद कष्टों को हरता है, तो मधुसूदन कष्टात हरती। राम श्याम से चतुर है, तो राम है श्यामात पटुरतः अस्ति, चतुर का क्या होगा, पटुरतः अस्ति, इस तरह से ध्यान रखना है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न यहाँ पर आता है, निम्नांकित वाक्य नाम हिंदी अनुवाद करना है इसमें। तो नेहा प्रातः काले गृह कार्य करोती, नेहा जो है सुबह के समय कार्य करती है, घर का कार्य करती है। गोविंद पादेन खंज, तो अभी ऊपर आया था, गोविंद का पैर लंगड़ा है, गोविंद पैर से लंगड़ा है। और तीसरा क्या है, परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय फलंती वृक्षा, इसमें क्या होगा, पेड़ परोपकार के लिए फल देते हैं। और अगला बिंदु क्या है, प्राचीन काले विद्यार्थी ने आश्रम में निवसंती स्म है, आश्रम में निवास करते थे प्राचीन काल के विद्यार्थी, तो यहाँ पर क्या होगा, प्राचीन समय में विद्यार्थी आश्रम में रहते थे। इसके बाद में पांचवा प्रश्न क्या है, पिता पुत्रेण सह गच्छति, अभी ऊपर ही आया था ये, इसमें क्या था, पिता पुत्र के साथ में जाता है। और छठा प्रश्न क्या है, ज्ञानात बिना मोक्षम नास्ति, तो ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है, इस तरह से ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न क्या है, विद्वान सर्वत्र पूजते, तो विद्वान सब जगह पूजा जाता है। धनात् धर्मम प्राज्यते, धन से धर्म उत्पन्न होता है, प्राज्यते मतलब उत्पन्न होता है। बालक है पाठ पठन्ति, तो बालक पाठ पढ़ता है। राम है प्रातः काल गृह कार्य करिष्यति, तो राम प्रातः काल सुबह गृह कार्य करेगा, करने वाला है, इस तरह से ध्यान रखना है। और अगला है, उद्याने वृक्षा लता च सन्ति, अभी ऊपर ही आया था, तो उद्यान में बगीचे में लताएं और वृक्ष हैं। गजय सूंडया जलम पीबती, तो घाती जो है सूंड से जल पीता है। ये कुछ उदाहरण हमने देख लिए यहाँ पर। इस तरह से आपके 12 नंबर का मटेरियल आने वाला है, जिसमें एक बार तो आपको संस्कृत अनुवाद करवाएगा और एक बार आपके हिंदी अनुवाद करवाएगा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जो अनुवाद हो सकते थे आपकी जो सिलेबस को लेकर के, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ से सेम टू सेम आ जाता है तो और भी बढ़िया बात है, अगर सेम टू सेम नहीं आता है तो इनमें कुछ बिंदु आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर आपके पास समय रहता है तो आप और ऐसे उदाहरण देख लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे कि किस जो शब्द है किस और किसको ट्रांसलेट हिंदी में कैसे करना है, तो वो आप देख लीजिएगा। मोटे मोटे जो हो सकते थे इंपॉर्टेंट, उनको मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न की, जिसमें बात करी गई है वाच्य परिवर्तन को लेकर के। प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का, इस तरह से आ सकता है, कृत वाच्य में आपका दे देगा 2-3 उदाहरण और उसमें आपको क्रम वाच्य में परिवर्तित करवाएगा, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। या फिर क्रम वाच्य में दे देगा और कृतरी वाच्य में परिवर्तित करवाएगा, तो इसको आपको जरूर से ध्यान रखना है। प्रश्न यहाँ से आ सकता है, तो देखिए, राम है तत्र गच्छति, राम है तत्र गच्छति, इसमें कर्तृवाच्य है और क्रम वाच्य कैसे होगा, रामेण तत्र गम्यते, गच्छति का क्या हो गया, गम्यते, ये ध्यान रखना है। और राम का क्या हो गया, रामेण। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा बिंदु क्या है यहाँ पर, रमा उच्चे हस्ती, रमा उच्चे हस्ती, रमा उच्च हस्ती, इस तरह से हिंदी अनुवाद पर ज़्यादा फोकस ना करें, सिर्फ आप देखें कि शब्द का परिवर्तन किस तरह से हो रहा है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो रमा का क्या हो गया, रमया,
और उच्च का उच्च यहाँ पर रहा और हस्ती का हस्यते हो गया। कर्मवाच्य में यते यते जुड़ रहा है और इसमें ती आ रहा है। जैसे गच तो गचती, गच धातु है तो गचती, हस धातु है तो हस्ती, और यहाँ पर गच धातु क्या हो गया, गम्यते, गम्यते, इस तरह से मैते इस तरह से जुड़ रहा है, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में कुछ और उदाहरण देखते हैं इसके। तो स वेदम पठती, स वेदम पठती, तो इसका क्या होगा, स का हो गया तेन और वेदम का वेदम रहा, और पठती का क्या हो गया, पठयते, पठयते हो गया, ती का ते हो गया। और हिमवान सर्वत्र भ्रमति, हिमवता सर्वत्र भ्रम्यते, विद्वान पुस्तकम लिखति, विदुषा पुस्तकम लिख्यते, अहम पाठम पठामि, मया पाठम पठ्यते, ते कंदुकम क्रीडन्ति, ते कंदुकः क्रीड्यते। इस तरह से ध्यान रखना है। मैते मैते आ रहा है इसमें यते, और इसके बाद में यूयम तत्र गच्छन्ति, युष्माभि तत्र गम्यते, युष्माभि तत्र गम्यते, यूयम का क्या हो गया, युष्माभि, और अगर युष्माभि दे रखा है तो यूयम आप कर देंगे, तो उस तरह से परिवर्तित आपको करवा सकता है। पिता भोजनम करोमि, पित्रा भोजनः कुर्वते, लते गृहम गच्छत, लताभ्याम गृहम गम्यते। इस तरह से ये कुछ उदाहरण आपने देख लिए हैं। और एक प्रश्न आपके यहाँ से आ सकता है कि संस्कृत विषय में लेखन हेतु कोई 3 सुझाव दीजिए। तो इसमें हिंदी में ही प्रश्न आएगा इस तरह का। तो देखिए, बालक जिस समय लिखने में रुचि ले उसी समय उसको लिखाया जाए, इस तरह का उदाहरण ध्यान रखना है। दूसरा सुझाव क्या है, अक्षरों शब्दों व वाक्यों को लिखाने में सरल से कठिन की ओर और शिक्षण सूत्र का ध्यान रखा जाए, इस तरह से ध्यान रखना है। तीसरा बिंदु है, जब तक बालक लेखन में रुचि ले तब तक वह गृह कार्य कराया जाए, तब तक वो उसको कार्य पढ़ाने का कार्य करवाया जाए। तो कुछ उदाहरण आप अपने सुझाव इस तरह से दे दीजिएगा अगर प्रश्न आता है तो। इसके बाद में अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। एक प्रश्न आपके इस तरह का आने वाला है कि आपको नंबर्स दे दी जाएंगे, मान लो आपको 3 4 5 इस तरह से दे दिया, और आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करवाएगा कि 4 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो चतुर्थ कहते हैं, इस तरह का प्रश्न आने वाला है। या फिर आपको कह सकता है कि चतुर्थ आपको कह दिया और आपको इसको हिंदी में क्या कहेंगे या संस्कृत में उसमें गणित में क्या कहेंगे, इस तरह से आपको पूछा सकता है। तो आपको ये भी जरूर से पढ़ लेना है। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, एक को कहेंगे प्रथम, 2 को कहेंगे द्वितीय, 3 को कहेंगे तृतीय, 4 को कहेंगे चतुर्थ, 5 को कहेंगे पंचम, 6 को कहेंगे षष्ठ, 7 को कहेंगे सप्तम, 8 को कहेंगे अष्टम, 9 को कहेंगे नवम, 10 को कहेंगे दशम, 11 को कहेंगे एकादश, 12 को कहेंगे द्वादश, और 13 को कहेंगे त्रयोदश, 14 को कहेंगे चतुर्दश, 15 को कहेंगे पंचदश, 16 को कहेंगे षोडश, 17 को कहेंगे सप्तदश, 18 को कहेंगे अष्टादश, 19 को कहेंगे एकोनविंशति, 20 को कहेंगे विंशति, 21 को कहेंगे एकविंशति, 22 को कहेंगे द्वाविंशति, 23 को कहेंगे त्रयोविंशति, 24 को कहेंगे चतुर्विंशति, 25 को कहेंगे पंचविंशति, 26 को कहेंगे षड्विंशति, 27 को कहेंगे सप्तविंशति, 28 को कहेंगे अष्टविंशति, 29 को कहेंगे नवविंशति, और 30 को कहेंगे त्रिशत, या फिर 29 को एकोन त्रिशत भी कह सकते हैं। एकोन का मतलब है एक कम 30 में से, तो वो आपको ध्यान रखना है। 31 को कहेंगे एक त्रिंशत, 32 को कहेंगे द्वात्रिंशत, 33 को कहेंगे त्र्यंश त्रिशत, 34 को कहेंगे चतुर्त्रिंशत, 35 को कहेंगे पंचत्रिंशत, 36 को कहेंगे षट त्रिंशत, 37 को कहेंगे सप्तत्रिंशत, 38 को कहेंगे अष्टात्रिंशत, 39 को कहेंगे उनचवारिंशत, या फिर कह सकते हैं एकोनचत्वारिंशत, या फिर नवत्रिंशत, इस तरह से कह सकते हैं। 40 को कहेंगे चत्वारिंशत, 41 को कहेंगे एक चत्वारिंशत, 42 को कहेंगे द्वाचत्वारिंशत, 43 को कहेंगे त्रिचत्वारिंशत, 44 को कहेंगे चतुर्चत्वारिंशत, 45 को कहेंगे पंचचत्वारिंशत, 46 को कहेंगे षट्चत्वारिंशत, 47 को कहेंगे सप्तचत्वारिंशत, 48 को कहेंगे अष्टचत्वारिंशत, 49 को कहेंगे एकोनपंचाशत, मतलब कि 50 में से एक कम 49, तो एकोनपंचाशत। 50 को कहेंगे पंचाशत, 51 को कहेंगे एक पंचाशत, 52 को कहेंगे द्वापंचाशत, 53 को कहेंगे त्रिपंचाशत, 54 को कहेंगे चतुर्पंचाशत, 55 को कहेंगे पंचपंचाशत, 56 को कहेंगे षटपंचाशत, 57 को कहेंगे सप्तपंचाशत, 58 को कहेंगे अष्टपंचाशत, 59 को कहेंगे एकोनषष्टि या उनषष्टि, या फिर नवपंचाशत, इस तरह से कर सकते हैं। और 60 को कहेंगे षष्टि, 61 को कहेंगे एक षष्टि, 62 को कहेंगे द्विषष्टि, 63 को कहेंगे त्रिषष्टि, 64 को कहेंगे चतुष्षष्टि, 65 को कहेंगे पंचषष्टि, 66 को कहेंगे षटषष्टि, 67 को कहेंगे सप्तषष्टि, 68 को कहेंगे अष्टषष्टि, 69 को कहेंगे एकोनसप्तति या उनसप्तति, या फिर नवषष्टि, इस तरह से कह सकते हैं। 70 को कहेंगे सप्तति, 71 को कहेंगे एक सप्तति, 72 को कहने वाले हैं द्विसप्तति, 73 को कहेंगे त्रिसप्तति, 74 को कहेंगे चतुसप्तति, 75 को कहेंगे पंचसप्तति,
शंतर को कहेंगे षट सप्तति, 77 को कहेंगे सप्त सप्तति, 78 को कहेंगे अष्ट सप्तति, 79 को कहेंगे नव सप्तति, और 80 को कहेंगे अशीति, 81 को कहेंगे एकशीति, और 82 को कहेंगे द्वाशीति, 83 को त्रियाशीति, 84 को चतुराशीति, 85 को पंचाशीति, 86 को षडशीति, और 87 को सप्ताशीति, 88 को अष्टाशीति, 89 को नवाशीति या एकोननवति या ऊननवति, इस तरह से कर सकते हैं। और 90 का क्या होगा, नवति, और 91 का एक नवति, 92 का द्वानवति, 93 का त्रिनवति, 94 का चतुर्नवति, 95 का पंचनवति, 96 का षडनवति, 97 का सप्तनवति, 98 का अष्टनवति, और 99 नवनवति या एकोनशतम या उनशतम, इस तरह से कह सकते हैं। और 100 को कहेंगे शतम या एक शतम, 101 को कहेंगे एकाधिक शतम, 1000 को कहेंगे सहस्र या सहस्त्र या शास्त्र, इस तरह से कहेंगे। 10,000 को कहेंगे अयुतम या दश सहस्त्रम या अयुत, इस तरह से कहेंगे। 1,00,000 को कहेंगे लक्षम या लक्ष्य, 10,00,000 को कहेंगे प्रयुत्तम या प्रयुत, 1 करोड़ को कहेंगे कोटि, 10 करोड़ को कहेंगे अबूर्दम या अबूर्द, और 100 करोड़ को कहेंगे आबूर्दम या आबूर्द। ये इस तरह से आपको काउंटिंग ध्यान रखनी है, संस्कृत से गणित में, संस्कृत से हिंदी में, इस तरह से आपको पूछेंगे। नॉर्मली 100 के अंडर में ही पूछेंगे, बट अगर इस तरह का भी अगर आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है। आई होप आपने ये सब ठीक से समझ लिया है। अब इसके बाद में देखिए प्रश्न आने वाला है एक उपसर्ग को लेकर के, उपसर्ग बदलवाने को लेकर के, उपसर्ग जोड़ने को लेकर के, वो सब कुछ आ सकता है। तो इसमें देखिए हार शब्द है मान लो, तो उसमें जोड़ेंगे प्र उपसर्ग, तो हार का क्या होगा, माला अर्थ होता है। प्र जोड़ देंगे तो प्रहार बनेगा, तो मारना हो जाएगा। इस तरह का कुछ है मटेरियल इसमें, उपसर्ग में आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको पूछेंगे संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्गों की हम यहाँ पर जो प्रयोग हैं किस तरह से करना है वो देख लेते हैं, और उसमें वाक्य प्रयोग भी एक एक देख लेते हैं। इस तरह से तो आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है उपसर्ग को लेकर के। तो देखिए पहला उपसर्ग है प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग में देखिए प्रभवती उदाहरण देखिए, प्रकरण, प्रयत्न, प्रतिष्ठा, ये कुछ उदाहरण है प्र उपसर्ग प्रयोग करते हुए। और इसका अगर वाक्य में प्रयोग पूछता है तो गड़गा हिमालयात प्रभवती। दूसरा है परा उपसर्ग, पराजयते, पराभवती, ये कुछ उदाहरण हैं। और वाक्य प्रयोग देखिए सैनिक है शत्रुन पराजयते, सैनिक है शत्रुन पराजयते, इस तरह से ध्यान रखना है। तीसरा उपसर्ग है अप उपसर्ग। अप का उदाहरण क्या है, अपहरति, अपकरोति, इस तरह से उदाहरण ध्यान रखना है। वाक्य प्रयोग देखिए चोर है धनम अपहरति। चौथा उपसर्ग है सम उपसर्ग, इसके उदाहरण देखिए संस्कृति, सगच्छते, सगच्छते, और यहाँ पर वाक्य प्रयोग देखिए अध्यापक है छात्रम संकरोति, संस्कृति, ये कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में पांचवा उपसर्ग है अनुपसर्ग, इसके देखिए उदाहरण अनुगच्छति, अनुकरोति, और इसमें देखिए शिष्य गुरुम अनुगच्छति। छठा यहाँ पर अव उपसर्ग में देखिए उदाहरण अवगच्छति, अवतरति, और इसका वाक्य प्रयोग देखिए राम भवंतम अवगच्छति, अवजानाति वा, इस तरह से ध्यान रखना है। और सातवां उपसर्ग है निरुपसर्ग। निरुपसर्ग में उदाहरण देखिए निर्गच्छति, निराकरोति, इसमें देखिए वाक्य प्रयोग प्राचार्य कार्यालयात निर्गच्छति, इस तरह से ध्यान रखना है। और आठवां उपसर्ग है आपके निश उपसर्ग। निश उपसर्ग में उदाहरण देखिए निष्कारणम और निरशति, और ये इसमें वाक्य प्रयोग देखिए सर्प बिलाद निरशति, ये ध्यान रखना है। और नवा बिंदु यहाँ पर है, नवा प्रकार है उपसर्ग का, दुष उपसर्ग, दुष्चात्य और दुष्प्रयोजनम, ये ध्यान रखना है उदाहरण। और इसका वाक्य प्रयोग देखिए स्वभाव दुष्जात्य भवती। 10वां उपसर्ग है दुर उपसर्ग, दुर्बोध्य, दुर्लभ, इस तरह से ध्यान रखना है। और वाक्य प्रयोग देखिए अयम गुण विषय दुर्बोध्यम अस्ति, ये कुछ उदाहरण है। और यहाँ पर बात करते हैं अगला उपसर्ग 11वां उपसर्ग देखिए वी उपसर्ग। वी उपसर्ग के उदाहरण देखिए विजयते, विहरति, और इसका वाक्य प्रयोग धर्म सदा विजयते। और 12वां बिंदु क्या है, 12वां प्रकार उपसर्ग का आग उपसर्ग, और इसमें देखिए आकंठम, आजीवनम, आ उपसर्ग में यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसका वाक्य प्रयोग आकंठम जलम पीबती, तो ये कुछ ध्यान रखना है। 13वां उपसर्ग है नि उपसर्ग, निगत्ति और पीपत्ति, यहाँ पर इसके उदाहरण हैं। और इसका वाक्य प्रयोग देखिए पुत्र है पितरम निगत्ति, ये कुछ यहाँ पर उदाहरण आपको ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं 14 जो उपसर्ग है अधि उपसर्ग, अधिराजते, अधिशीते, ये ध्यान रखना है। उसके उदाहरण अधि उपसर्ग के, और यहाँ पर वाक्य प्रयोग विद्वान है सर्वत्र अधिराजते। और 15वां उपसर्ग है अति उपसर्ग, इसके उदाहरण देखिए अतिवाद, अत्याचार है, ये कुछ उदाहरण है इसके। और इसका वाक्य प्रयोग है अतिवादो न कर्तव्य। 16वां उपसर्ग है सु उपसर्ग, इसमें उदाहरण देखिए सुपुत्रेण सुशोभते, ये कुछ उदाहरण है। और इसका वाक्य प्रयोग है उदाहरणे पुष्पाणि शोभयन्ते, सुशोभयन्ते, इस तरह से ध्यान रखना है। और 17वां उपसर्ग है उत उपसर्ग, उड्यते, उत्पत्तितः, यहाँ पर ध्यान रखना है।
और इसका वाक्य प्रयोग है पक्षिण है आकाशे उड़यन्ते। 18वां प्रकार है यहाँ पर अभि उपसर्ग, और अभि गच्छति अभ्यागत है, अभ्यागत है सर्वे सदा पूज्यन्ते, ये उदाहरण है, आपको इसका वाक्य प्रयोग ध्यान रखना है। और इसमें 19वां उपसर्ग है प्रति उपसर्ग, प्रत्युपकार है प्रत्यय वदत है, यह ध्यान रखना है। और इसका वाक्य प्रयोग देखिए पुत्री मातरम प्रत्यय वदत है, यहाँ पर इसका वाक्य प्रयोग है। इसके बाद में 20वां उपसर्ग क्या है, परि उपसर्ग। परि उपसर्ग में देखिए परित्यज्यामि परिवर्तनम, ये उदाहरण है इसके। और इसका वाक्य प्रयोग है अहम दुष्टम परित्याज्यामि, यहाँ पर ध्यान रखना है। और 21वां उपसर्ग है उप उपसर्ग, उपगच्छति उपहरति, इसके उदाहरण है। और इसका वाक्य प्रयोग देखिए शिष्य अध्ययनार्थ गुरुम उपगच्छति, यहाँ ध्यान रखना है। 22वां और अंतिम उपसर्ग है अपि उपसर्ग, इसमें देखिए अपिद्धाति इसका उदाहरण है। और इसका वाक्य प्रयोग देखिए द्वारपाल द्वारम अपिद्धाति पिद्धाति, इस तरह से आपको उपसर्गों के बारे में जानकारी रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके प्रश्न आने वाला है कृत्य को लेकर के और कृति कारक को लेकर के। यहाँ पर जरूरी नहीं है, यहाँ पर रचना आ सकता है, रचनाकार आ सकता है, पर प्रश्न आता जरूर है। आपको 3-4 ऑप्शन इधर दे देंगे और इससे इधर ऑप्शन दे देंगे और यहाँ से सुमेलित करना आपको बताएंगे, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये वाला प्रश्न भी बार बार आता है। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कुछ कृत्य और रचनिकार देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे रचनाकार भी, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। सभी को विस्तार से हम चर्चा करेंगे और कम से कम समय में हम पूरा जो ये टॉपिक है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बुद्ध चरितम सोंद्रा नंदनम, इसमें देखिए अवघोष है इसका कर्तृकारा। रामायणम वाल्मीकि, रघुवंशम कुमार संभवम कालिदास ने लिखी, किरातार्जुनियम इसमें ये भारवी ने लिखी, रावण वधम ये भट्टी, आपको नाम ध्यान रखना है, जानकी हरणम कुमारदास द्वारा लिखित है कृतिकारा, और शिशुपाल वधम माघ के द्वारा, नेस्धिय चरित्रम श्रीहर्ष द्वारा, हर विजयम रत्नाकर द्वारा, और श्रीकंठ चरित्रम ये मंड दे द्वारा, मंड, इस तरह से नाम ध्यान रखना है। और इसके बाद में ऐतिहासिक काव्यान्यों के बारे में हम बात करते हैं। इसमें देखिए नवशाक चरित्रम ये है पदम गुप्त परिमल के द्वारा, विक्रमादेव चरित्रम ये विल्हण के द्वारा, राजतरंगिणी ये कलहण के द्वारा, कुमार चरितम ये हेमचंद्र के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आधुनिक काव्यों की बात करते हैं। इसमें देखिए दयानंद महाकाव्य कवि रत्न अखिलानंद के द्वारा, दयानंद दिग्विजयम ये मेधावृत्ताचार्य के द्वारा, रुक्मिणी हरणम ये काशीनाथ शर्मा के द्वारा, रामनंद दिग्विजयम ये स्वामी भगवताचार्य के द्वारा, नेहरू चरित्रम ये यहाँ पर आचार्य ब्रह्मानंद शुक्ल के द्वारा, बोधिसत्व चरितम श्री राम कीर्ति महाकाव्यम ये डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री के द्वारा, और अगला है यहाँ पर सिराजोद्यम ये है श्री डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर। आगे है सीता चरितम, ये लिखा है डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी ने, जनविजयम डॉक्टर परमानंद शर्मा, हरनामृतम ये विद्याधर शास्त्री द्वारा लिखित, श्री महावीर सौरभम ये आचार्य मधुकर शास्त्री द्वारा लिखित है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहाँ पर देखिए लेनिनामृतम ये है पंडित पदमदत्त ओझा पदम शास्त्री द्वारा, तृजनी महाकाव्यम ये है पंडित दुर्गादत्त शास्त्री द्वारा, जरासंधवधम यहाँ पर गोस्वामी ब्रजभूषण लाल के द्वारा, मोहभम यहाँ पर यह डॉक्टर रशीक बिहारी जोशी के द्वारा, भीष्मचरितम ये है डॉक्टर हरि नारायण दीक्षित द्वारा लिखित। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं चंपू काव्य किसके द्वारा लिखित हैं। तो चंपू काव्य में कृत्य यहाँ पर और लेखक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए नल चंपू मदाल शाह चंपू च, तो ये त्रिविक्रम भट्ट द्वारा लिखित है। यश तिलक चंपू ये है सोमदेव सूरी द्वारा लिखित। उदय सुंदरी कथा चंपू ये सोढ़ल द्वारा लिखित। जीवनधर चंपू ये हरिश्चंद्र द्वारा लिखित। रामायण चंपू ये भोजराज द्वारा लिखित। भारत चंपू ये अनंत भट्ट द्वारा लिखित। इस तरह से ध्यान रखना है। और इसके बाद में इसके कुछ और उदाहरण देखिए। आनंद वृंदावन चंपू तो अभिनव कालिदास द्वारा लिखित। गोपाल चंपू ये कर्णपुर द्वारा लिखित। आनंद कंद चंपू ये जीव गोस्वामी द्वारा लिखित। और मुक्ताचरित चंपू ये मित्र मिश्र द्वारा लिखित। और परिजात हरण चंपू ये रघुनाथ दास द्वारा लिखित। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। और अब अगला प्रश्न हमें ध्यान रखना है ग्रंथ का नाम, ग्रंथकार का नाम। इस तरह से देखिए हितोपदेश दिया है नारायण पंडित ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने। गणित सागर श्रीधराचार्य ने।
रति मंजरी जयदेव ने, ये कुछ उदाहरण यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और इस तरह से कृतिकार, देखिए प्रश्न यहाँ पर इस तरह से आता है, यहाँ पर क्या दे देगा आपको, सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर सम्मिलित आपको इस तरह से करना है, जो भी इसका उचित मिल रहा है तो वो आपको मिलाना है, उसके उदाहरण आपके आ सकते हैं। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है कि हितोपदेश जो है वो है नारायण पंडित का, पंचतंत्र है विष्णु शर्मा का, गणित सार है श्रीधराचार्य का, और रति मंजरी है जयदेव का, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, सूर्य सिद्धांत जो है वो वराह मिहिर के द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न आ सकता है रचना और रचनाकार को लेकर के। तो नीति शतकम ये है भर्तृहरि द्वारा लिखित। महावीर चरितम ये भवभूति द्वारा रचित है। गांधी गौरवम जो है शिव सागर त्रिपाठी द्वारा रचित है। काव्यादर्शन जो है दंडी द्वारा रचित है। वाष्यव दत्ता ये जो है वो सुबंधु द्वारा रचित है। लीलाहरी जो है वो पंडित विद्याधर शास्त्री के द्वारा लिखित है। ये कुछ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में कृत्य और कृतिकारा के बारे में कुछ और हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए कृत्य जो यहाँ पर दिया हुआ है दयानंद महाकाव्य। दयानंद जो महाकाव्य है वो कवि रत्न अखिलानंद द्वारा लिखित है। रुक्मणी हरणम जो है काशीनाथ शर्मा द्वारा लिखित। रामानंद दिग्विजयम भगवदाचार्य द्वारा। नेहरू चरित्रम ये ब्रह्मानंद शुक्ल के द्वारा। तृजनी महाकाव्यम दुर्गादत्त शास्त्री द्वारा। और जरासंध वधम गोस्वामी हरि राय के द्वारा। और इसके बाद में बात करते हैं कृत्य कृतिकारा के बारे में। और तो दयानंद महाकाव्य कवि रत्न अखिलानंद, दयानंद दिग्विजय मेघावृत्ताचार्य, रुक्मणी हरणम काशीनाथ शर्मा, रामानंद दिग्विजय जो है भगवदाचार्य द्वारा, नेहरू चरित्रम ब्रह्मानंद शुक्ल के द्वारा, जन विजयम जो परमानंद शर्मा द्वारा, हरनामामृतम पंडित विद्याधर शास्त्री द्वारा, शिव राज्योद्यम ये है श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा, महावीर सौरभम ये मधुकर शास्त्री द्वारा, लेनिनामृतम ये पदम दत्त ओझा द्वारा, तर्जनी महाकाव्यम ये दुर्गादत्त शास्त्री द्वारा, और इसके बाद में जरासंध वधम ये गोस्वामी हरिराय द्वारा। तो ये कुछ आपको कृति और कृतिकार के बारे में, रचना और रचनाकार के बारे में, और ग्रंथ और ग्रंथकार के बारे में ऐसे कुछ उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। प्रश्न आता है यहाँ से, और सम्मिलित करने का आपको प्रश्न आता है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे कुछ और प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए मूल्यांकन प्रविधि की विशेषताएं यहाँ पर प्रश्न आ सकता है। तो पहली विशेषता है मूल्यांकन प्रविधि की स्पष्ट होनी चाहिए। उस प्रविधि की समुचित व्याख्या संभव होनी चाहिए। यह प्रविधि प्रयोग में सरल होनी चाहिए। प्रविधि द्वारा सही परिणाम प्राप्त होते होने चाहिए। प्रविधि वस्तुनिष्ठ मापन करती होनी चाहिए। एक प्रविधि अधिकार पहलुओं का मापन करती होनी चाहिए। तो ये प्रश्न आपके हिंदी में आता है, तो फिर हिंदी में ही आपको लिखना है। इसके बाद में बात करते हैं मूल्यांकनशीय बिंदु है लिखतु, ये प्रश्न भी आ सकता है। इसमें देखिए मूल्यांकन के बिंदु कौन कौन से हैं। पहला बिंदु है शुद्ध भाषा मूल्यांकन में स्वर मात्राम उचित प्रयोग किया हुआ होना चाहिए। संयुक्ताक्षर से स्पष्टता होनी चाहिए। भावानुकूल भाषा प्रयोग हुआ होना चाहिए। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग भी किया हुआ होना चाहिए। और स्वतंत्र अभिव्यक्ति भी की हुई होनी चाहिए। सरल लेख होना चाहिए। तुलनात्मक विवरण लेख भी किया हुआ होना चाहिए। विशेषण विशेष्य का प्रयोग होना चाहिए। कृतरी क्रिया पदयों अनविति इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये कुछ बिंदु यहाँ पर मूल्यांकन को लेकर के। शिक्षक मूल्यांकनम ये बिंदु आ सकता है। कोठारी जो आयोग है उससे संबंधित थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा। जो कोठारी शिक्षा आयोग है वो 1944 से 66 के बीच में एकत्रित अनुसार छात्रा अपनी शिक्षण शैलियों के बारे में बात करी गई है। व्यवहारं च आधृत्य चर्चा कुर्वन्ति, इनके बारे में चर्चा करी गई है, व्यवहार के बारे में, आधृत्य के बारे में। और यत् शिक्षकस्य व्यक्तित्व तेषु समाहितं भवति ईदृश्य मूल्यांकनम अंतःक्रियाम एवं च परिणाम, ये कुछ परिणाम है इसके अंतःक्रियाओं को लेकर के मूल्यांकन के। और राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है 1980, इसमें आत्म मूल्यांकन के ऊपर फोकस किया गया है। सहयोग मूल्यांकन के ऊपर, विभागीय मूल्यांकन और छात्र शिक्षाणाम मूल्यांकन से चर्चा करता। विश्वविद्यालय अनुदान योगेन 1998 में शिक्षणकाणां निष्पादनस्य मूल्यांकनम अपेक्षित कथित है। येन छात्रेषु शिक्षक प्रभावम शिष्टाचरणम च व्यापक भवेत। तो ये कुछ बिंदु आपको ध्यान रखना है, याद रखने की कोशिश करनी है। संस्कृत मुझे भी बिल्कुल नहीं आती है, पर मैंने काफ़ी कोशिश करके आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर लेकर आया हूँ, जिससे आपकी एग्जाम में काफ़ी मदद आपको मिलने वाली है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना और अपनी तैयारी पर फोकस करना। कुछ हो सकता है कि वर्ड का मैं गलत मीनिंग निकाल दूँ, या हो सकता है कि कोई वर्ड का मैं मीनिंग आपको अर्थ बताना छोड़ दूँ, पर आपको कोशिश करनी है समझने की जितना हो सके। अगर आप रट करके समझते हैं तो वो अलग बात है, अगर आप समझते हैं तो वो अलग बात है। पर आपको एक दिन में हम आपको संस्कृत का पंडित नहीं बना सकते, या मैं खुद पंडित नहीं बन सकता हूँ। पर हमारा जो उद्देश्य है फिलहाल एग्ज़ाम पास करने को लेकर के है, उसी को लेकर के हम काम कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके आ सकता है यहाँ पर धातुओं को लेकर के।
धातुओं में प्रश्न आ सकता है कि आपको लकार पूछे कि उस लकार का वो वचन बताइए कि आपके मान लो कृ धातु है तो कृ धातु का लट लकार का वर्तमान काल का बहुवचन बताइए, इस तरह से प्रथम पुरुष का बहुवचन बताइए। तो इस तरह का प्रश्न भी आ जाता है। तो इसमें देखिए कुछ धातुएं हम देख लेते हैं। कृ धातु लट लकार वर्तमान काल की बात करते हैं। करोति, कुरुत, कुर्वन्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की बात हो रही है। और नीचे 3 लाइनों में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर करोति, कुरुत, कुर्वन्ति, और अगली लाइन जो मध्यम पुरुष की है वो है करोषि, कुरुत, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ये हो गया यहाँ पर लट लकार। और हम बात करेंगे लिट लिट लकार के बारे में, भविष्यत काल के बारे में। करिष्यति, करिष्यत, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यत, करिष्यत, करिष्यामि, करिष्याव, करिष्याम। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और अगला यहाँ पर लट लकार होगा भूतकाल का। तो अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन्, अकरो, अकुर्वत्तम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्वम। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और लोट लकार की बात करते हैं आज्ञार्थक काल में। तो करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुर्वत, कुर्वाणी, करवाव, करवाम। इस तरह से ध्यान रखना है। और अष्ट धातु की बात करते हैं। अष्ट धातु वर्तमान काल में अस्ति, अस्त, असंति, असि, सत, सत, अष्टमी, स्व, सम। इस तरह से ध्यान रखना है। और लट लकार लिट लकार जो भविष्यार्थ है वो भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यत, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्याम। ये कुछ बिंदु आपको ध्यान रखना है। लट लकार की बात करते हैं तो आशीत, आशिताम, आशन, आशी, आस्तम, आस्त, और आशम, आश्व, आश्य। इस तरह से ध्यान रखना है। और लोट लकार जो आज्ञार्थक है वो अस्तु, स्ताम, संतु, एधि, एतम, सत, अशानी, अशाव, अशाम। और विधिलिंग लकार में क्या होगा? शात, शाताम, शु, शा, शातम, शात, श्याम, शाव, श्याम। इस तरह से ध्यान रखना है। और एक और यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। लट, लिट और लोट लकार में रूपांतरित करने को लेकर के इच धातु या इच धातु को लेकर के। तो इचती, इचतः, इचंती, इचसी, इचत, इचत, इच्छामी, इच्छाव, इच्छाव। ये क्या हो गया? लट लकार वर्तमान काल में। अब लिट लकार जो होगा वो भविष्यत काल में होगा। एकिष्यति, एकिष्यत, एकिष्यन्ति, एकिष्यसि, एकिष्यत, एकिष्यत, एकिष्यामि, एकिष्याव, एकिष्याम। इस तरह से ध्यान रखना है। और लोट लकार आज्ञार्थक काल में होगा। इच्छतु, इच्छताम, इच्छन्तु, इच्छय, इच्छतम, इच्छतः, इच्छानी, इच्छाव, इच्छाम। विधिलिंग लकार जो प्रेरणा संभावना होगी तो इच्छेत, इच्छिताम, इच्छेयु, इच्छे, इच्छेतम, इच्छेत, इच्छेयम, इच्छेव, इच्छेमः। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न आपके आ सकता है कि तत् शब्दस्य विभक्तिषु पुल्लिंगम रूपाणि लिखत। कोई शब्द आपको दे देंगे पर्टिकुलर और उसमें पूछेंगे कि द्विवचन का पंचमी क्या होगा, या एक वचन का सप्तमी क्या होगा, या बहुवचन का सप्तमी क्या होगा। इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पर एक शब्द हम देख लेते हैं तत्शब्द को लेकर के। तो तत्शब्द आपको कैसे ध्यान में रखना है? देखिए, स तो ते, तम तो, तान, तेन, ताभ्याम ते, तस्मे ताभ्याम तेभ्ये, तस्मात् ताभ्याम तेभ्ये, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। ये शब्द आपको ध्यान रखना है। इसका प्रश्न भी आ जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हर्बर्ट की पंचवादी को लेकर के प्रश्न आ सकता है। हर्बर्ट की विधियों में 5 पद आपको ध्यान रखना है। और हर्बर्ट की जो विधियों के 5 पद कौन कौन से हैं? प्रस्तावना, विषयोपस्थानम, तुलना करना, नियम निर्धारण करना, सामान्यकरण करना, या प्रयोग करना। ये हर्बर्ट के 5 पद आपको ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संस्कृत विषय कितनी विधियाँ, संस्कृत विषय में कितनी विधियाँ हैं। तो पारंपरिक विधियाँ 3 हैं, व्याकरण विधि, भंडारकर विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। और इसके बाद में आधुनिक विधियाँ देखिए, भाषानुवाद विधि, दंडान्वय खंडान्वय विधि, आगमन निगमन विधि और हर्बर्ट विधि। ये विधियाँ आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि 8वीं कक्षा का जो बालक है वो व्याकरण में कौन कौन से विषय पढ़ता है संस्कृत व्याकरण में। तो अष्टमी कक्षा शतम संख्या ज्ञानम, शतकी संख्या ज्ञान, राम रमा ज्ञान, अश्मद, युष्मद आदि शब्द देखता है। इसके बाद में देखिए व्यवहारे प्रयुक्तारणी दशम धातु रूपाणी देखता है। लट लंग और लिट लकार ज्ञानम देखता है। स्वर व्यंजन विसर्ग संधि ज्ञानम ये सब पढ़ता है 8वीं कक्षा का बालक व्याकरण ज्ञान में। ये ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं अगला प्रश्न, बालके संस्कृत भाषायाम कुशलाभिव्यक्ति, कुशल अभिव्यक्ति के लिए संस्कृत भाषा में कौन कौन से कार्य करने होते हैं बालक को। पहला है व्याकरण का ज्ञान, शब्द भंडार में वृद्धि, मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, और उक्त क्षेत्रेषु द्विधा प्रक्रिया भवति। यहाँ पर कौन कौन सी प्रक्रिया होगी? तो कक्षांतर्गत प्रक्रिया होगी, कक्षा के बाहर प्रक्रिया होगी, और प्रक्रिया या अर्थ
प्रकारद्वयं भवति, इसमें देखिए व्यक्तिगत गतिविधि और सामूहिक गतिविधि, इस तरह से कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशलों को लेकर के। इसमें देखिए भाषा शिक्षण के 4 कौशल हैं, श्रवण, वदन, पठन, लेखन। LSRW जो इंग्लिश में थे सेम वही हैं। संस्कृत भाषा में येषां कौशलां बालकेषु वीक्षणं संस्कृत शिक्षणस्योद्देश्यमस्ति। और शिक्षणस्य स्वाभाविक क्रमे बालकः प्रथम शब्दवाक्यं वा शृणोति, सबसे पहले बालक वाक्य को शब्द को सुनता है, तत्पश्चात उसका अनुकरण करता है। और द्वितीय क्रमेण बालकः पठति तदनन्तरं लिखति, पहले पढ़ता है बालक और फिर लिखता है। वदनम मौखिक अभिव्यक्ति अस्ति, जो बोलना है वो मौखिक अभिव्यक्ति है। और लेखनस्य लिखित अभिव्यक्ति अस्ति, तो लिखना जो है लिखित अभिव्यक्ति है। एते वदन लेखन अभिव्यक्ति साधनस्तः, जो बोलना है वो बोल बोल के लिखना, जो लिखन अभिव्यक्ति का भी साधन। कुल मिलाकर आपको भाषा कौशलों के बारे में भी ध्यान रखना है। LSRW स्किल्स आपने पढ़ी है, हिंदी में भी पढ़ा है भाषा कौशलों के बारे में, तो उनके बारे में ध्यान रखना है। जहाँ जहाँ पर आपको संस्कृत आ रही है वहाँ पर संस्कृत लिख देना है, और संस्कृत नहीं आ रही है तो ऊपर बिंदु लगा देना। बालक को बालकेषु, विकासशील को वीक्षणम कर देना, श्रवण सुनना को श्रवणम, वदन को वदनम, पठनम, इस तरह से करने की कोशिश करिएगा और आपको ध्यान से अपना एग्जाम पेपर सोल्व करना है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जहाँ से प्रश्न हर बार आते हैं और जिनको ठीक करने की आपको पूरी कोशिश करनी है। ये प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए था जिनको संस्कृत में अभी तक कुछ भी नहीं आता, संस्कृत उठा करके भी नहीं देखा, तो उनको इन सभी टॉपिक्स को जरूर से क्लियर करना है और अच्छी तरीके से समझते हुए क्लियर करना है, ताकि ये जो प्रश्न आने वाले हैं ये आपके गलत ना हो। जैसे हिंदी अनुवाद को लेकर के या फिर संस्कृत अनुवाद को लेकर के 12 नंबर का प्रश्न आएगा वो, तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, पूरा सही होना चाहिए। 12 नंबर वहाँ पर पक्के आपके होने चाहिए। और उसके बाद में जो आने वाले हैं प्रश्न उन सबको लेकर के आपके जो गणित का प्रश्न आने वाला है, गणित में लिखना और संस्कृत में लिखना, तो वो जो आने वाला है प्रश्न तो वो भी गलत नहीं होना चाहिए। इस तरह के कुछ प्रश्न हैं जो आपके गलत नहीं होने चाहिए, उनको लेकर के हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपने ठीक तरीके से सारे बिंदुओं को समझा है। मेरी ओर से एक छोटी सी कोशिश है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनको संस्कृत में अभी तक कुछ भी नहीं आता है। अगर समय रहता है तो हम डिटेल में एक एक यूनिट पर बात करते और एक एक बिंदु को समझने की भी कोशिश करते, पर कम समय है, मैं ज़्यादा आपको पढ़ाऊंगा तो आप उसको भी नहीं समझ पाओगे, आपको कम बताऊंगा तो फिर उसमें एग्जाम में प्रश्न नहीं आएंगे। तो मैंने सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को यहाँ पर चूज़ करा है जो एग्जाम में 100% आने वाले हैं, और उनको आपको ज़रूर से ठीक करने की कोशिश करनी है, और मैंने उनको समझाने की भी कोशिश करी है यहाँ पर, ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो। आपके पास सीरीज या बुक है तो वहाँ से आप और उदाहरण इसके सोल्व करिएगा और टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करिएगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई डाउट रहता है, कोई भी आपकी क्यूरीज रहती है, या किसी टॉपिक पर और आपको कोई डाउट है, आपको लगता है कि वो टॉपिक भी 100% आता है और ऐसे आने वाले टॉपिक को मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं किया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना या फिर आप टेलीग्राम पर मैसेज कर लेना। मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जितनी मदद मेरे से हो पाएगी उतनी मदद करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आपको इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लेना है और अच्छी तरीके से इनको याद कर लेना है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।